हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर हमारी हिंदी क्लास चल रही थी, इसके साथ साथ हमारी उत्तराखंड की क्लासेस भी चलाई जा रही हैं। आजकल में मैं आपको थोड़ा सा 1-2 दिन में गैप हो गया है उत्तराखंड कोर्स में, आपकी उत्तराखंड की क्लासेस में। तो उसमें मैं रिवीजन करूँगी, 1 या 2 दिन में रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अभी जो है क्लासेस इसलिए रोक दी गई हैं क्योंकि अभी उन जो क्लासेस करी थी उनका पीडीएफ नोट्स आपको नहीं दिए गए हैं। तो पहले में जितनी भी हमारी क्लासेस हुई है, जो पीडीएफ अभी बच गए हैं, वो क्या है अपने टेलीग्राम चैनल में वहाँ अपलोड करूँगी। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड करवाऊँगी आगे के, मतलब हिस्ट्री में जो भी आपका आगे होगा, चंद्रवंश की, जहाँ पे चंद्रवंश की स्टार्टिंग होगी वहाँ से हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे क्लास को। 1-2 क्लास जो आएगी आपकी रिवीजन की आएगी। प्रीवियस जो रिवीजन की क्लास थी वो क्या रह गई है, थोड़ी सी वहाँ से कट हो गई है। तो ये इसी तरह से अब हम कर रहे हैं आज की जो हमारी क्लास है, ये है हिंदी की क्लास। तो हिंदी क्लास में मैंने आपको जो भी आपको वहाँ पीछे पढ़ाया है, जिसमें आपके अपभ्रंश आया था, हिंदी का विकास आया था, और ये आपका जो था, मैंने कल हिंदी का जो राजभाषा के रूप में जो भी इसका विकास हुआ है उसके बारे में यहाँ डिस्कस करा था, जिसमें आई थी हमारी 22 संवैधानिक भाषाओं की बात हुई थी, जिसमें हमारी 22 भाषा जो है संवैधानिक रूप से इनको रखा गया है संविधान के अंतर्गत। एक बार रिवीजन कर लेते हैं इन 22 भाषाओं के बारे में। तो इसमें आ जाती है कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। ये जो आपका क्षेत्र होता है यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा वाले क्षेत्र में, ये क्या बोली जाती है, हिंदी होती है। यहाँ पंजाब में पंजाबी, यहाँ सिंध वाले क्षेत्र में सिंधी और कश्मीरी। तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमिया, असम में असमिया, बंगाल में बंगाली, पश्चिमी बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आपकी होती है तेलुगु, यहाँ तमिलनाडु में हो जाती है तमिल, और यहाँ मलयालम हो जाती है आपकी कहाँ पर, आपकी केरल वाले क्षेत्र में, कर्नाटक में आपकी कन्नड़ हो जाती है, महाराष्ट्र में मराठी और गुजरात में गुजराती। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमिया, उड़िया, बंगाली, असमिया, बंगाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, ये हो जाएगी आपकी इतनी भाषा। इसके अलावा जो थी आपकी 13 भाषा जो भी है, उसके बाद ये जो सिंधी थी इसे बाद में जोड़ा गया है, लेकिन पहले की जो आप भाषा का सीक्वेंस देख सकते हैं वो इस तरह से। यहाँ पे हमें 22 भाषाओं की बात करनी है, क्योंकि पहले कितनी थी, 14 थी। तो उस समय क्या थी, सिंधी नहीं थी। अब जो जोड़ी गई है उसमें सिंधी हमारी भाषा संविधान के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो हमारी होंगी उर्दू, संस्कृत भी हमारी संवैधानिक भाषाएं हैं। 3 भाषाएं जो जोड़ी गई थी संशोधन के, नेपाली यानी कि नमक के नाम से आप इन्हें ट्रिक याद कर सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। और लास्ट में जो भाषा के रिलेटेड संशोधन होता है उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये टोटल आप काउंट कर सकते हैं 22 भाषाएं हो रही हैं। तो इनके अलावा कोई सी भी भाषा हमारे संविधान में नहीं जोड़ी गई है। तो ये टोटल 22 भाषाएं हैं। अनुच्छेद जो है आपका जो भाषा संबंधी अनुच्छेद है वो आ जाता है 343 से 351 के बीच में, और आपका भाग 17 है, और यहाँ पे अनुसूची 8 में भाषाओं को रखा गया है। तो इतना हमने कल की क्लास में डिस्कस करा था। आज पढ़ेंगे हम इससे आगे। तो हमारा जो कल का टॉपिक था वो था भाषा। तो कल हमने कौन सा टॉपिक कवर करा था, वो था भाषा। भाषा हमने कल कवर कर दी थी हिंदी का भाषा के रूप में, और जो भी भाषा की जो परिभाषा थी उसके बारे में, हमारी संवैधानिक भाषाओं के बारे में कल कवर करी। आज हमारी जो उससे अगला टॉपिक है वो मैंने आपको जहाँ पर चार्ट बनाया वहाँ पे बताया था। जो अगला टॉपिक था हमारा वो था लिपि। तो हमारी किसी भी, अगर किसी भी भाषा है, कोई सी भी भाषा है आपकी, जैसे आप बोल रहे हैं, जिससे विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, तो उसको लिखने के जो संकेत होते हैं कि किस तरह से लिखा जाएगा। कोई सी भी भाषा है, सपोज मैं अभी हिंदी बोल रही हूँ, तो हिंदी को किस तरह से लिखा जाएगा, तो लिखने के जो संकेत होते हैं उन्हें ही कहते हैं लिपि। यहाँ पे जैसे हिंदी में यहाँ पर मैंने ह लिख दिया, न लिख दिया, तो ये क्या है, एक संकेत हो गया। ये ऐसे तो नहीं बना होगा, ये कोई ना कोई लिपि होगी। तो हमारी जो हिंदी की लिपि है वो क्या है, देवनागरी लिपि है। तो आज पढ़ते हैं हम अपनी लिपि के बारे में। तो चलते हैं आगे की ओर। आज है हमारा टॉपिक लिपि। तो हमारा टॉपिक है लिपि, और हमारी क्लास चलाई जा रही है हिंदी की। मैं आपको उत्तराखंड के नोट्स जो है, हमारी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको उत्तराखंड के फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे नोट प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट काफ़ी बेटर है वहाँ पे।
तो कोई भी अगर यहाँ पर छूट जाता है तो हमारे नोट्स में आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर कुछ भी हमारा कुछ छूट जाता है, अभी जो है मैं खाली उत्तराखंड यानी कि यूके यही नोट्स वहाँ पर क्योंकि थोड़ी क्या होती है कि टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से हमारे नोट्स भी अभी वहाँ पे अपलोड करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो अभी मैं जो नोट्स दे रही हूँ वो सिर्फ दे रही हूँ उत्तराखंड के। बाद में अगर आप आने वाले टाइम पर आपको हिंदी के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी हिंदी में हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारा टॉपिक लिपि। लिपि, तो लिपि किसे कहते हैं? सबसे पहले बात करेंगे लिपि कहते हैं किसे हैं। जो हमने भाषा पढ़ी थी, भाषा को लिखने वाले संकेत या चिन्हों को कहते हैं लिपि कहते हैं। अब संकेत या चिन्हों के कहते हैं लिपि कहते हैं, जिससे क्या होता है हम किसी भी लैंग्वेज या भाषा को क्या कहते हैं, लिख सकते हैं, तो उसे कहते हैं लिपि कहते हैं। तो ये हो गई हमारी लिपि के बारे में है। तो हिंदी की जो लिपि है वो क्या है, हिंदी की लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी, देवनागरी। तो हम बात करेंगे लिपि के बारे में कि देवनागरी लिपि से जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। तो भाषा को लिखने वाले संकेत चिन्हों कहते हैं लिपि कहते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे हम नंबर लिखते हैं तो 1 2 3 4, ये भी क्या है, एक लिपि में लिखे गए हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड और यहाँ फोर्थ सोन, इस तरह से लिखते हैं, ये भी एक लिपि है। आप लिखते हैं जैसे ABCD, तो ये भी क्या है, एक लिपि है। और इसके साथ साथ आप लिख सकते हैं जैसे हमारा होता है अ आ ई सोन, तो ये क्या है, लिपि है। तो जो हमारी लिपि है वो क्या है, देवनागरी लिपि है। ये क्या है, देवनागरी या नागरी लिपि है। और ये क्या है, हिंदी है। तो हिंदी हम पढ़ रहे हैं हिंदी, तो हम बात करेंगे सिर्फ इतने वाले की, हम इनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो हम पढ़ेंगे हिंदी, तो हिंदी लिपि के बारे में पढ़ेंगे और हिंदी लिपि किससे बनी है इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो चलते हैं आगे की ओर। तो इसके साथ साथ ये लिपि भी थोड़ा पूछती आती है, ये होती है रोमन लिपि। ये जो आपकी होती है रोमन लिपि। तो लिपि किसे कहते हैं, भाषा के लिखने वाले संकेत चिन्हों के आता है लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। लिपि कहा जाता है। ये मैं थोड़ा ऊपर साइड लिख देती हूँ। कल हमारा टॉपिक क्या था, भाषा था। आज हमारा टॉपिक है लिपि। आज हमारा टॉपिक हो गया है यहाँ पर लिपि है। तो हमारा टॉपिक है लिपि, और हमारी लिपि क्या है, हमारी जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है। नागरी लिपि भी बोल देते हैं कभी कभी। तो ये देवनागरी हमारी क्या है, लिपि है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि का जो जन्म हुआ, जैसे हमारा क्या होता है, जो हिंदी थी, हिंदी की जननी किसे कहते हैं, संस्कृत कहते हैं। उसी तरह से देवनागरी लिपि की जननी किसे कहते हैं, देवनागरी लिपि की जननी जो कहती है वो ब्राह्मी है। ब्राह्मी जो लिपि थी उसी से क्या बनाया है, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि को हम किस तरह से हमारी देवनागरी लिपि का जन्म होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आती है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो थी दो प्रकार की थी। ब्राह्मी लिपि दो प्रकार की लिपि थी, जिसमें आ जाती है एक उत्तर ब्राह्मी और एक आती है दक्षिणी ब्राह्मी। क्योंकि भारत में आप देखेंगे एक होता है उत्तर, मतलब किसी भी जगह आप देख सकते हैं उत्तर होता है और एक दक्षिण होता है। तो दक्षिण साथ जो थी, दक्षिण यानी कि दक्षिणी भारत में जो थी वहाँ पर जो लिपि यूज़ की गई थी वहाँ पर आपकी थी दक्षिणी
दक्षिणी ब्राह्मी यानी कि ब्राह्मी जो लिपि थी उसी में से हमारी क्या बनी है, देवनागरी लिपि बनी है। तो ब्राह्मी लिपि दो भागों में डिवाइड थी, जहाँ पर आपकी थी एक उत्तरी ब्राह्मी और दूसरी थी दक्षिणी ब्राह्मी। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी की। तो ब्राह्मी लिपि दो तरह से थी आपकी, ये थी उत्तरी ब्राह्मी और दूसरी है दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी और दूसरी थी यहाँ पर दक्षिणी ब्राह्मी। अब इनके बारे में बात करेंगे। दक्षिणी ब्राह्मी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो दक्षिणी ब्राह्मी में जो थी वो जो निकल के आई, दक्षिणी ब्राह्मी से जो निकल के आई वो थी द्राविड़ लिपि, यानी कि दक्षिणी ब्राह्मी जो भी थी उसमें से क्या निकल के आई, द्राविड़ लिपि। द्राविड़ शैली आपने पढ़ा होगा या द्राविड़ से रिलेटेड जो भी पढ़ा होगा। तो द्राविड़ लिपि जो निकल कर आई थी वो किससे निकल कर आई थी, द्राविड़ लिपि आपकी निकल कर आई थी दक्षिणी ब्राह्मी से। और इसके अंतर्गत जो आते हैं चार, यानी कि चार जो भाषाएं आती हैं इसके अंतर्गत आती है मुख्यतः। उनकी बात करें तो दक्षिणी की ओर है, तो दक्षिणी में क्या होगा कि आपके दक्षिण के जो क्षेत्र हैं यानी कि दक्षिणी भाग में जो भी आपके स्टेट रहे हैं उनकी, यानी कि उनकी जो भी लैंग्वेज है वो आ जाएगी इसके अंतर्गत। तो यहाँ पे जो चार लैंग्वेज है वो आपकी आती हैं तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल। ये जो चार लैंग्वेज है यानी कि ये जो चार भाषाएं हैं वो किस लिपि में है, वो द्राविड़ लिपि में है। और इसका जो उद्भव यानी कि इसका जो जन्म हुआ है वो किससे हुआ है, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो जहाँ पर ऑप्शन आता है ये द्राविड़ ना आए दक्षिणी ब्राह्मी आए, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, दक्षिणी ब्राह्मी को टिक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर द्राविड़ लिपि का टिक ऑप्शन आता है तो आप द्राविड़ लिपि। और ये कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनमें द्राविड़ लिपि में लिखी गई हैं, वो भाषाएं हो जाएंगी आपकी तेलुगु, तमिल, मलयालम। तेलुगु तमिल याद करेंगे इसे, तेलुगु तमिल मलयालम, तेलुगु तमिल मलयालम, तेलुगु तमिल मलयालम, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी कन्नड़। ये आपने नीचे पढ़े थे यहाँ पे कल की क्लास में, मैंने आपको बताया था तेलुगु तमिल, यहाँ पर आपकी आ जाई थी कन्नड़, और यहाँ पर आपके आसपास ही मलयालम आ जाती है। तो तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़ ये सारी आपकी क्या है, दक्षिणी ब्राह्मी में है। ये आपकी यहाँ पे मलयालम और यहाँ पर आ जाएगी आपकी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। यहाँ पर आपकी आती है तेलुगु और ये आ जाएगी आपकी तेलुगु। तेलंगाना वाले आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, केरला में मलयालम बोली जाती है और कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटका में आपकी कन्नड़ बोली जाती है, यानी कि कन्नड़ बोली जाती है। तो ये जो आपके दक्षिण भाग है ये दक्षिण भारत है। तो दक्षिण भारत में कौन सी लिपि यूज़ की जाती है, ब्राह्मण लिपि या दक्षिणी ब्राह्मी लिपि यूज़ की जाती है। तो ये आप देख सकते हैं ये जो तेलुगु लैंग्वेज है यहाँ बोली जाती है, ये तेलुगु आपकी बोली जाती है तेलंगाना वाले और आंध्र प्रदेश कोमा एपी लिख देती है शॉर्ट में, एपी में तेलंगाना और एपी में बोली जाती है। ये तमिलनाडु में बोली जाती है, तमिलनाडु में, और ये आपकी बोली जाती है मलयालम केरल में, केरल वाले क्षेत्र में, और यहाँ बोली जाती है आपकी कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। तो ये हो गई आपकी चार भाषाएं जिनमें क्या बोली जाती है, ये संविधान में रखी गई भाषाएं हैं। और इसमें तेलंगाना में तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़, तो चार जो दक्षिणी ब्राह्मी में आती है वो कौन होती है, तेलुगु तमिल मलयालम और कन्नड़। ये आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। अगर वहाँ क्वेश्चन पूछ देता है कि मलयालम भाषा है वो किस लिपि में लिखी गई है, तो द्राविड़ लिपि बोल सकते हैं आप, दक्षिणी ब्राह्मी बोल सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं उत्तरी ब्राह्मी, क्योंकि हमारी जो ब्राह्मी लिपि जो देवनागरी लिपि है वो किससे बनी है, ब्राह्मी लिपि से। यहाँ से तो इसका भी तो ब्राह्मी से हुआ है और इसका भी ब्राह्मी से हुआ है, लेकिन उत्तरी ब्राह्मी से हमारा क्या हुआ है, देवनागरी से हुआ है। अगर वहाँ ऑप्शन में आता है उत्तरी ब्राह्मी होता है तो आप उत्तरी ब्राह्मी टिक करेंगे, नहीं तो अगर ब्राह्मी आता है तब भी आप वहाँ पे ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी उत्तरी ब्राह्मी होती है
उत्तरी ब्राह्मी जो लिपि है उसके अंतर्गत आ जाती है गुप्त लिपि। मतलब क्या हुआ कि टाइम टू टाइम इनका क्या हो गया, टाइम पीरियड चेंज होता रहा। जैसे क्या हुआ, उत्तरी ब्राह्मी थोड़ा चेंज किया गया तो वहाँ पे आई गुप्त लिपि के फॉर्म में, सिद्ध मातृका लिपि के फॉर्म में, फिर नागर लिपि के, शारदा लिपि के, इस तरह से ये क्या हुई थी, इन लिपियों में थोड़ा थोड़ा सुधार करा गया। जैसे क्या होता था, हमारी संस्कृत आई थी, फिर वहाँ पर आपकी संस्कृत पाली भाषा आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आया, फिर अवध आया, फिर जो हिंदी का विकास हुआ वहाँ पर। तो इस तरह से ही यहाँ पर भी क्या होता है, पहले आती है ब्राह्मी लिपि, उसमें क्या होती है, दक्षिणी साइड में दक्षिणी ब्राह्मी हो जाती है, उत्तरी साइड में उत्तरी ब्राह्मी चलती है। अब इनका टाइम पीरियड अलग है, यानी कि ये किस किस टाइम पर चली है। तो ब्राह्मी लिपि आई थी सबसे पहले, जो उत्तरी ब्राह्मी थी उसका जो टाइम पीरियड था वो 350 ईस्वी, 350 यानी कि यहाँ पर आपको 350 यानी कि 350 ईस्वी तक रही। ये जो थी ये कब तक रही थी, 350 ईस्वी तक रही थी। इसके बाद जो आती है आपकी लिपि आ जाती है, वो होती है गुप्त गुप्त लिपि। गुप्त लिपि, गुप्त लिपि। अब इसका टाइम पीरियड देखेंगे तो ये जो रही थी चौथे से पांचवी सदी, यानी कि चौथी व से पांचवी सदी तक, पांचवी सदी, सदी सदी चल रही है ना, जैसे पांचवी सदी तक रही थी, चौथवी या पांचवी सदी तक रही थी, यानी कि सदी तक रही थी। फिर इसके बाद जो आती है आपकी वो होती है सिद्ध मातृका लिपि। इसके बाद आती है आपकी सिद्धि मातृका। अब ये कब तक रही, सिद्धि मातृका। अभी जो यूज की जाती है वो देवनागरी की जाती है। अभी हमारी क्या चल रही है, सिद्धि मातृका लिपि, मातृका, सिद्धि मातृका, सिद्धि मातृका लिपि लिख देते हैं यहाँ पर, छोटा सा यहाँ लिपि देते हैं क्योंकि यहाँ पे मिक्स हो जाएगा ये। इसको थोड़ा यहाँ इस साइड लिख देते हैं ताकि क्या हो, ये मिक्स ना हो। तो ये था चौथवी, फोर्थवी से फिफ्थवी, यानी कि चौथवी से पांचवी सदी तक रही है, सदी तक ये वाली लिपि यूज की गई। सिद्धि मातृका लिपि की बात करेंगे तो सिद्धि मातृका जो लिपि यूज की गई थी वो थी छठवीं सदी, छठवीं सदी, यानी कि पांचवी सदी समाप्त हो गई, यहाँ पे छठवीं सदी तक रही। कौन सी, सिद्धि मातृका लिपि थी। फिर इसके बाद जो हमारी लिपि आ जाती है वो होती है कुटिला लिपि। कुटिया लिपि छठी रही है, और छठी यहाँ जो आपकी रही थी ये छठे से सातवीं तक रही थी, और इसके बाद जो होती है यहाँ तक रही है। फिर इसके बाद जो लिपि आई उसका नाम था कुटिला लिपि, कुटिला लिपि, कुटिला इसे कहेंगे कुटिला, कुटिला लिपि, कुटिला लिपि। कभी कभी पूछ देता है, इनके बीच में से पूछ सकता है सिद्धि मातृका लिपि का उद्भव मतलब किस लिपि से हुआ, ये पूछ सकता है। उससे पहले की सिद्धि मातृका से पहले कौन सी लिपि यूज की आती थी, तो गुप्त लिपि आ जाएगी। तो ये क्रम भी पूछ सकता है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो कुटिला लिपि जो थी वो थी 8वीं से 9वीं सदी तक। 8वीं यानी कि यहाँ पर 7वीं के बाद ये जो है 7वीं स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ये 8वीं 9वीं तक चली थी। ये 8वीं से 9वीं तक, 9वीं तक यहाँ तक रही, यहाँ तक रही। अब इसके बाद जब बात करेंगे तो इसके बाद आ जाती है हमारी दो तरह की लिपियाँ आ जाती हैं। एक आ जाती है आपकी नागर लिपि और दूसरी आती है सादा। तो हमारी जो है देवनागरी है, देवनागरी में क्या है, नागर लिपि, यानी कि इसे नागरी लिपि भी कहते हैं और क्या कहते हैं, देवनागरी बोल देते हैं। मतलब दोनों नाम इनके कभी कभी नागरी के फॉर्म में भी आ सकता है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो इसे देवनागरी को, पीछे का जो नागरी है ये भी यूज किया जाता है कभी कभी क्वेश्चन में। तो नागरी लिपि या देवनागरी लिपि की बात आए तो क्या होगी, हमारी देवनागरी लिपि की ही बात चलेगी। तो यहाँ पर जो है कुटिला लिपि, यहाँ तक कुटिला लिपि में थी, लेकिन क्या हुआ जब कुटिला लिपि यहाँ पर दो भागों में डिवाइड हो गई, जब क्या हुआ इसके बाद का टाइम पीरियड आया 8वीं और 9वीं सदी के बाद का टाइम पीरियड आया, तो ये क्या हुआ, दो भागों में डिवाइड हो गई यहाँ पर। तो एक जो लिपि निकल कर आई थी वो थी आपकी नागर लिपि, नागरी लिपि, यानी कि ये जो जिससे आपका जन्म, ये हमारी लिपि का जन्म हुआ है उसे कहते हैं नागरी लिपि, नागरी लिपि, नागरी लिपि। और दूसरा यहाँ पे होती है शारदा लिपि, शारदा, शारदा लिपि।
अभी बात करेंगे शारदा लिपि। पहले बात कर लेते हैं शारदा लिपि, क्योंकि हमारी यहाँ पे नागरी लिपि की बात चलेगी फिर। तो शारदा लिपि, जो शारदा लिपि आई थी, जो हमारी जो लिपि आई वो नागरी के अंतर्गत आई। और जो शारदा लिपि थी इसमें 4 भाषाओं को रखा गया है मुख्यतः। इसमें जो है 4 भाषाओं, यानी कि जो भी 4 भाषाएं थी, मतलब जो 4 लिपियां थी उनको रखा गया है। यहाँ पे कुछ लिपियां थी, जैसे आप देख सकते हैं पंजाब की जो है, पंजाब की जो लिपि है वो क्या है, गुरुमुखी है। पंजाबी किस में लिखी जाती है, गुरुमुखी में लिखी जाती है, लिपि में लिखी जाती है, उनकी लैंग्वेज अलग है। तो जो गुरुमुखी आई थी वो इसके अंतर्गत आई थी। इसके साथ साथ और लिपियां भी जो इसमें रखी गई थी वो थी कश्मीरी, लहंदा और टांकरी। कश्मीरी, लहंदा और टांकरी और गुरुमुखी, 4 जो लिपियां थी वो किसके अंतर्गत थी, इसके अंतर्गत थी। कश्मीरी, लहंदा और टांकरी, कश्मीरी, लहंदा, टांकरी, ये जो 4 थी ये किस में रखी गई थी, और गुरुमुखी। तो ये आ जाएंगी हमारी 4 यहाँ पर आपकी, ये जो आ जाएंगी ये होंगी आपकी 4। यहाँ पर जो है लिपियों में डिवाइड कर दिया है। और ये जो द्राविड़ लिपि थी ये यहाँ तक लिपि है, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज रख दी गई है, तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, ये सारी जो है भाषाएं किसमें है, द्राविड़ लिपि के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन जो शारदा लिपि है उसमें क्या है, 4 लिपियां और रखी गई। जो शारदा लिपि थी वो आपकी उत्तरी ब्राह्मी से ही है, गुप्त लिपि से ही है, सिद्धि मातृकता से ही है, और कुटिला लिपि से ही रिलेटेड है। लेकिन ये नागर लिपि से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि क्या है, नागर लिपि जो है वो अलग है और शारदा लिपि जो है वो अलग है। नागरी लिपि जो है कुटिला से ही बनी है, जैसे शारदा लिपि बनी है। तो इन दोनों, इस कुटिला से निकल के जो 2 लिपियां आई थी उसे कहते थे, एक को नागरी लिपि और दूसरी को कहते थे शारदा। शारदा लिपि के अंतर्गत 4 लिपियों को रखा गया, जिसमें पहली जो आती है वो आ जाती है गुरुमुखी। गुरुमुखी, 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 कश्मीरी, जो कश्मीरी, ये आपकी हो गई गुरुमुखी, हो गई कश्मीरी, हो गई और लहंदा हो गई, और आपकी हो गई यहाँ पर टांकरी, लहंदा, लहंदा, टाकरी, लहंदा, लहंदा, और यहाँ हो गई आपकी टाकरी। तो ये 4 चीज़ों को इसमें रखा गया है। तो पंजाबी, जो पंजाब जो लैंग्वेज है पंजाबी, उसकी जो लिपि है वो क्या है, गुरुमुखी है। पंजाबी लैंग्वेज की लिपि क्या है, गुरुमुखी ही है। पंजाबी लैंग्वेज की जो वो है लिपि क्या है, वो है गुरुमुखी है। अब यहाँ बात करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था इस शारदा को इसको ये सबसे पहले हम देखेंगे ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से के 2 लिपियां बन के आई हैं, जिसमें आता है उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। जब 350 ईस्वी तक का, इससे पहले का जो टाइम पीरियड आता है, तो ये ब्राह्मी लिपि 2 लिपियों में डिवाइड हो जाती है, जिसमें एक आती है उत्तरी ब्राह्मी, और नीचे के जो दक्षिण भारत वाली जो क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाती है दक्षिणी ब्राह्मी। तो दक्षिणी ब्राह्मी के अंतर्गत आती है द्राविड़ लिपि, और द्राविड़ लिपि में 4 लैंग्वेज को रखा गया है, जिसमें आ जाती है तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़। ये आपके क्षेत्र के बारे में हुई। अब आती है उत्तरी ब्राह्मी। जो हमारा जो नागरी लिपि या देवनागरी लिपि है उसका उद्भव किससे हुआ है, उत्तरी ब्राह्मी से ही हुआ है, या ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। उत्तरी ब्राह्मी से ये 4वीं व 5वीं सदी तक क्या बनी, गुप्त लिपि में कन्वर्ट हुई। गुप्त लिपि से सिद्धि मातृका लिपि तक आई, फिर सिद्धि मातृका से कुटला लिपि का जन्म हुआ। कुटला लिपि से यहाँ पे 2 लिपियों का जन्म हुआ, जिसमें शारदा लिपि आती है और नागरी लिपि। तो हमारा दक्षिण जो भारत था वो तो यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब दक्षिण भारत का तो ये है यहाँ का। अब उत्तर भारत में क्या था, आपका पंजाब आता है, कश्मीर आता है, आपका यूपी आता है, उत्तराखंड आता है, ये जो आपके पश्चिमी पूर्वी वाले क्षेत्र आ जाते हैं, ये सारे जो आ जाएंगे उत्तरी भारत के अंतर्गत आएंगे। तो हमारा उत्तरी ब्राह्मी तो चल रहा था, दक्षिण ब्राह्मी की तो बात ही नहीं आई। तो हमारे उत्तरी ब्राह्मी में, हमारे पंजाब वाले क्षेत्र में गुरुमुखी बोली जाती है। शारदा में ये कश्मीरी वाला क्षेत्र आ गया, लहंदा आ गया और टाकरी, ये चारों आप किसको रखेंगे, शारदा। अब बात करते हैं नागरी लिपि। नागरी लिपि को कहते हैं, एक जो है पूर्वी, यानी कि एक नागरी लिपि को पूर्वी साइड डिवाइड कर दिया और एक पश्चिमी भाग के उसमें रख दिया। तो 2 शाखा थी इसकी, जो नागरी लिपि थी उसकी क्या है, 2 शाखाएं थी। 2 शाखाएं भी थी, इसमें क्या थी, एक थी पूर्वी शाखा और एक थी पश्चिमी शाखा। पश्चिमी शाखा वाले क्षेत्र को पश्चिमी शाखा में रखा गया, जबकि पूर्वी शाखा वाले क्षेत्र को पूर्वी शाखा में रखा गया। पश्चिमी शाखा में जो था आपका, जैसे पश्चिम के, और सबसे पहले स्टेट आप देखते हैं गुजरात, राजस्थान, ये सारे क्षेत्र पड़ते हैं, तो इसे कहेंगे पश्चिमी शाखा। और पूर्वी शाखा में कुछ स्टेट को रखा गया, यानी कि कुछ भाषाओं को उस लिपि के अंतर्गत रखा गया। तो यहाँ पर आ जाएगी पश्चिमी पूर्वी शाखा। तो हमारी 2 शाखाओं में ये डिवाइड हो जाती है, कौन सी, नागरी लिपि। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं
यहाँ आ जाती है पश्चिमी शाखा, पश्चिमी शाखा। इसकी नागर लिपि की पश्चिमी शाखा यानी कि नागरी लिपि ये है, पश्चिमी शाखा, या फिर दूसरी होती है यहाँ पे पूर्वी शाखा, पूर्वी शाखा, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। तो पश्चिमी शाखा के अंतर्गत जो आती है वो आ जाती है आपकी पश्चिमी शाखा। और पूर्वी शाखा की बात करेंगे तो नागरी लिपि में जो आती है आपकी पश्चिमी शाखा में आती है देवनागरी, राजस्थानी, महाजनी और गुजराती। यहाँ पर आपकी आ जाती हैं कुछ कुछ लैंग्वेज, यहाँ पर कुछ कुछ लिपि आ जाती हैं जिनका मैं ये ब्लैक से ही लिखती हूँ। तो ये आ जाती है आपकी, इसके अंतर्गत आती है देवनागरी, गुजराती। जो यहाँ पे लैंग्वेज रखी जाती हैं वो कौन कौन सी है? गुजराती, देवनागरी लिपि, और आपका आ जाएगा देवनागरी, गुजराती, और यहाँ पे राजस्थानी, राजस्थानी। तो राजस्थानी भी किस में लिखी आती है? मैंने कहा था देवनागरी को नागरी भी कहते हैं। नागरी लिपि है तो देवनागरी में ही राजस्थानी लिखी आती है, गुजराती भी देवनागरी में ही लिखी आती है। इसके साथ साथ आपकी जो एक आ जाती है आपकी महाजनी, नागरी लिपि में लिखी जाती है। और ये आपकी इसके साथ एक और आ जाता है, उसका नाम है केथी, केथी, केथी। तो ये जो 5 हैं ये किस में आ गए थे? ये पश्चिमी शाखा के अंतर्गत आते हैं। जबकि पूर्वी शाखा की बात आते हैं तो यहाँ पर आपका बांग्ला लिपि, असमिया, उड़िया, यहाँ पर आ जाती है आपकी बांग्ला लिपि, बांग्ला लिपि। यहाँ पर आती है बांग्ला, बांग्ला लिपि, और असमिया, असमिया, उड़िया, असमिया, उड़िया। तो ये सारे किसमें आ जाते हैं? ये आते हैं पूर्वी शाखा के अंदर। एक बार और देख लेते हैं, ब्राह्मी लिपि जो है हमारी, जो देवनागरी लिपि है उसका जन्म किससे हुआ है? ये आपकी देवनागरी आ गई यहाँ पर, ये आ गई ना आपकी देवनागरी यहाँ पर पश्चिमी शाखा के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन कहीं से ही पूछ सकता है, इतने बड़े चार्ट में आपको कहीं से ही पूछ सकता है। सपोज ये सिद्धि माध्यिका लिपि से किसका जन्म हुआ है, ऐसे पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि गुरुमुखी कौन सी लिपि के अंतर्गत आता है। तो 2 ऑप्शन दे दिए, नागरी, शारदा, और आपके 3-4 ऑप्शन दे दिए, द्राविड़, दक्षिणी, ब्राह्मी, ये दे दिए हैं। लेकिन आपको यहाँ नागरी दिख रहा है कि नागरी इस साइड है और शारदा इस साइड है, गुरुमुखी इसमें आ रही है। यहाँ पर जो आपकी पंजाबी लिखी जाती है, जो पंजाबी लिखी जाती है वो किस लैंग्वेज में लिखी जाती है? वो गुरुमुखी में लिखी जाती है। तो पूछ सकता है कि पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि क्या है? गुरुमुखी है। उसका जन्म किससे हुआ है? शारदा लिपि से हुआ है। ये पूछ सकता है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो ये चार्ट आप देख लेंगे, यहाँ पे आपको देवनागरी लिपि के बारे में पता चलेगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देती हूँ। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। थोड़ा सा देवनागरी लिपि के बारे में कि उसके क्या क्या गुण हैं और उसमें क्या क्या विकास, मतलब क्या क्या इसके गुण हैं और क्या क्या बातें हुई हैं इसके बारे में, कौन कौन सी इसके समितियाँ बनाई गई इससे रिलेटेड, तो उसकी बात होगी। तो मैं इसको मिटा देती हूँ। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, ब्राह्मी लिपि में 2 लिपियाँ आई, उत्तरी ब्राह्मी, दक्षिणी ब्राह्मी, गुप्त लिपि। फिर दक्षिणी ब्राह्मी के जो निकल के लिपि आई थी वो थी द्राविड़ लिपि। द्राविड़ लिपि में 4 चीज़ों, 4 भाषाओं को रखा है, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़। ये किस में लिखी जाती है? द्राविड़ लिपि में लिखी जाती है। इतनी बात ये खत्म हो गई। अब उत्तरी ब्राह्मी में से क्या बनी है? गुप्त लिपि बनी। गुप्त लिपि से सिद्धि मातृका, सिद्धि मातृका से कुटला लिपि में कन्वर्ट हुई। कुटला लिपि से ही नागरी लिपि बनी और इससे ही शारदा लिपि। 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, जिससे शारदा लिपि से आपकी गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा और टांकरी आ जाती है। जबकि नागरी लिपि से पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा, 2 शाखाएं निकल के आती है। पश्चिमी शाखा में आपको गुजराती, देवनागरी, राजस्थानी, महाजनी और कैथी देखने को मिलती है। जबकि पूर्वी शाखा में आपको बांग्ला बांग्ला लिपि, असमिया और उड़िया, ये सारी जो भाषा मिलती है वो आपको पूर्वी शाखा बनी है, नागरी से ही है। नागरी से ही, ये नहीं बोलेंगे आप पश्चिमी शाखा से है, नागरी से ही है। बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें बाकी सेम है। तो ये हो गया। अब एक बार अब बढ़ते हैं इससे आगे।
अब बढ़ते हैं लिपि में आगे की ओर। तो फटाफट क्लास को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हमारा क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग कहते हैं क्लास आप बोर ना हो क्लास में, ये भी कोशिश करी जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग यानी कि क्लास में भी बच्चा बोर हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी हिंदी जो लिपि चल रही थी वो थी देवनागरी, तो हम बात करेंगे देवनागरी की ही। तो हमारा यहाँ पे जो देवनागरी देवनागरी लिपि के गुण क्या क्या इसके गुण हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो देवनागरी लिपि के जो कुछ कुछ गुण हैं और कुछ कुछ क्या है इसके दोष हैं, गुण व दोष, इसकी बात होगी। तो यहाँ पे हम गुण लिख देते हैं और यहाँ पर हम दोष लिख देते हैं। कॉमन सी बात है, फटाफट इसको निपटा देंगे। इसमें क्या होता है कि जो गुण है उसमें क्या होता है समान, इसमें जो देवनागरी लिपि है उसमें क्या है कि जो ध्वनि होती है वही वर्ड होता है, जो यहाँ पर आप देखेंगे जो ध्वनि होती है वही वर्ड होता है। जैसे आपका क्या होता है कि ABCD, यानी कि जैसे हमारा जो इंग्लिश अंग्रेजी जो अंग्रेजी बोली जाती है उसमें क्या होता है, जैसे हम एस बोल रहे हैं, एस बोल रहे हैं, बोल तो एस रहे हैं लेकिन उसका मीन्स क्या है सौ है। तो इसी तरह से हमारा जैसे एच बोल रहे हैं, हम एच बोल रहे हैं, हमारा जो अल्फ़ाबेट आया वो एच आया, लेकिन एच को हम क्या कहते हैं ह से बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, वहाँ ध्वनि तो हमारी ह निकल रही है लेकिन हम उसे बोलते क्या हैं एच बोलते हैं। तो इसलिए नाम में डिफरेंट और ध्वनि में डिफरेंट हो जाता है वहाँ पे, मतलब कहते कुछ और हैं और लिखते कुछ और हैं। तो ये हो जाता है कि ध्वनि और उसके जो उच्चारण में वो क्या होता है डिफरेंस आता है वहाँ पर। लेकिन जो देवनागरी लिपि होती है उसका क्या है समान, इसमें है समान समान ध्वनि व संकेत, समान होते हैं। ध्वनि व संकेत क्या होते हैं समान होते हैं, संकेत और ध्वनि क्या होती है इसमें समान होती है। संकेत लिखने का जो लिखने में बोलते हैं हम वही, मतलब जो कोई हम पढ़ रहे हैं, सपोज यहाँ पे लिपि पढ़ रहे हैं तो इसे हम ल ही पढ़ेंगे, लिपि को ल ही पढ़ेंगे। क बोला है यहाँ पे तो क ही पढ़ेंगे, इसको लिखा भी क है और इसे पढ़ेंगे भी क ही। तो इसी तरह से समान ध्वनि व समान संकेत, ध्वनि व वर्ण संकेत लिख देती हूँ, वर्ण संकेत, ये क्या होते हैं समान होते हैं किसमें देवनागरी लिपि में। और इसमें क्या है कि यहाँ पर इसके दोष क्या हैं, दोष के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले देखते हैं। और इसमें जो होता है एक वर्ण से दूसरे वर्ण में भ्रम नहीं होता है, एक से दूसरे वर्ण भ्रम नहीं, वर्ण भ्रम यानी कि जो हमारा वर्ण होता है वही रहता है। इससे क्या होता है कि हमें दूसरे वाले वर्ण का भ्रम नहीं होता है कि ये दूसरा होगा दूसरा होगा, इस तरह से हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है कि इसके साथ साथ क्या होता है कि हमारी जो लिपि है जो देवनागरी लिपि है वो बहुत सारी भाषाओं में यानी कि यूज़ की जाती है, जिसमें देवनागरी लिपि में देवनागरी इसकी बहुत सारी मतलब विशेषताएं हैं। मैं इसको यहाँ पर जो ये मेन जो है वो चीज़ें ये है, समान ध्वनि और वर्ण संकेत होते हैं, एक दूसरे से वर्ण भ्रम नहीं होता है। दूसरा इसमें क्या होती है चार लैंग्वेज जो मेन होती है बहुत व्यापक है, उसमें आ जाती है आपकी संस्कृत, मराठी, हिंदी। इसमें जो आपकी देवनागरी लिपि में जो भाषाएं लिखी जाती है मेन जो है सबसे ज़्यादा वो है संस्कृत। ये सारी ही किस में लिखी जाती है मराठी और आपकी हो जाएगी हिंदी तो हमारी है ही जो क्लास चल रही है, और यहाँ पर हो जाएगी नेपाली। ये किस में है, ये है देवनागरी लिपि में। तो ये चार भाषा जो है व्यापक रूप से जो यूज़ की जाती है वो किस में है देवनागरी लिपि में। संस्कृत को आप देख सकते हैं वहाँ पे संस्कृत से तो ये उठ के क्या आई है यहाँ पे हिंदी आई है। तो जैसे हमने सपोज यहाँ पे लिख दिया
मोहन लिख दिया, यहाँ पर मोहन लिख दिया, ये था हिंदी वर्ड, ये था हिंदी वर्ड। अब इसको मोहन संस्कृत में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, मोहन ह। तो यहाँ पे ह जो होता है वो हमारा हिंदी में भी होता है, अह बोलते हैं जहाँ पर। तो ये ह मोहन ये होता है हमारा संस्कृत वर्ड। तो जो हमारी संस्कृत है, संस्कृत है, वो किससे निकल के आई है, वो भी देवनागरी लिपि से ही है। हिंदी हमारी देवनागरी लिपि है हमारी। तो ये हो जाते हैं। अब इसके दोष की बात करें तो इसमें क्या होता है, कुछ कुछ दोष होते हैं। जैसे हमारा क्या होते हैं, जैसे हमारा त्र है, तो यहाँ पे हम त और रो के फॉर्म में भी देख सकते हैं इसको, हैं। ये कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे छतरी है, और ये है आपका। तो ये सारे एक जैसे ही लगते हैं, मतलब एक जैसे लगते हैं। तो यहाँ पे इसके दोष निकल जाते हैं। कुछ कुछ मिक्सिंग वर्ड्स जो हैं, मिक्सिंग वर्ड्स हैं। जैसे हमारा क्या होता है, ग ज्ञानी हो गया, ग ज्ञानी हो गया। इसमें भी क्या है, मिक्सिंग है। यानी कि कुछ कुछ जो मिक्सिंग वर्ड्स हैं वो इसके क्या आते हैं, दोष के रूप में उभर के आते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा फटाफट। तो इसी तरह से इसके दोष हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। अब बनती है इनके बारे में कि कुछ कुछ क्या हुआ था कि देवनागरी लिपि से रिलेटेड कुछ सभा और कुछ कुछ क्या हुए थे, प्रयास हुए थे। इस लिपि से रिलेटेड क्या हुए थे, कुछ प्रयास हुए थे। सुधार किए गए, सुधार देवनागरी लिपि के लिए किए गए सुधार, देवनागरी लिपि के लिए किए गए सुधार। तो कौन कौन से सुधार थे जो देवनागरी लिपि के लिए कहे गए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सभा के बारे में। सबसे इसमें आ जाता है बाल गंगाधर तिलक फॉन्ट। एक जो सुधार किया गया था, बाल गंगाधर तिलक फॉन्ट। ये कब किया गया था, तिलक फॉन्ट ये किया गया था देवनागरी लिपि से रिलेटेड जो भी सुधार किए गए थे, ये 1904 से 1926, यानी कि 1904 से 1926 के बीच में किया गया था। तो 1904 से 26 के बीच में जो सुधार किया गया था वो बाल गंगाधर तिलक फॉन्ट था। क्या था, बाल गंगाधर तिलक फॉन्ट। ये इसमें क्या आता है, देवनागरी लिपि में कुछ कुछ चीज़ें जोड़ी गई या फिर हटाई गई वहाँ से। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक फॉन्ट की बात करेंगे हम टाइम पीरियड, तो यहाँ पे हो जाएगा 1904 से 1906 के बीच में। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण सुधार हैं, उनकी बात करेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आ जाती है वो आ जाती है नागरी प्रचारणी सभा। नागरी बात आती थी, तो इसे काशी नागरी भी कहते हैं। काशी में हुई थी एक सभा, हुई थी काशी नागरी या नागरी प्रचारणी सभा। काशी नागरी या नागरी प्रचारणी सभा। तो काशी नागरी या नागरी प्रचारणी सभा जो हुई थी वो कब हुई थी, 1893 में नागरी प्रचारणी सभा थी। और इसके जो वो थे, कहते हैं इसके जो अध्यक्ष थे, जो इसके कहते हैं सदस्य थे, वो कहते हैं श्याम सुंदर थे। श्याम सुंदर थे। दूसरे थे इसके जो अध्यक्ष थे, श्याम सुंदर थे पहले, और दूसरे थे राम नारायण मिश्र और शिव कुमार दास। राम नारायण मिश्र और एक थे शिव कुमार दास। ये थे 3 लोग जिन्होंने क्या करा था, नागरी प्रचारणी सभा की अध्यक्षता की थी। यानी कि इन्होंने इसकी सभा का गठन किया था, नागरी सभा का। और इन्होंने क्या कहा था, पंचमाक्षर
के स्थान पर अनुस्वार योग किया जाएगा। इन्होंने कहा था कि पंचमाक्षर के समय स्थान पर, यानी कि पंचमाक्षर, यानी कि उसकी जगह पे क्या क्या था, माक्षर, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार अनुस्वार यूज किया जाएगा, ये कहा था श्याम सुंदर दास ने। और नागरिक प्रचारणी सभा की जब गठन हुआ था, कब हुआ था, 1883 में। तो ये पूछ सकता है नागरिक प्रचारणी सभा क्या कहते हैं, पूछ सकता है हिंदी की महत्वपूर्ण सभा जो है वो कौन सी थी, तो नागरिक प्रचारणी सभा थी। इसने कहा था पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार योग किया जाएगा। ये क्या गया था। इसके साथ साथ क्या गई थी कि नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा इसके जो ये सभा बन गई थी, तो पहली हमारी जो सभा है वो हिंदी से रिलेटेड, वो कौन सी था, नागरिक प्रचारणी सभा है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट आ जाएगी नागरिक, ये बहुत आगे तक रही, मतलब ये सभा बन चुकी थी। इसके बाद क्या हुआ, कुछ कुछ लोग आए तो उन्होंने अपना अपना मतभेद रखा। यहाँ पर कुछ कुछ लोग आए तो मतभेद रखा। तो सबसे पहले जो आए थे वो कौन थे, जिन्होंने बात कही थी, श्रीनिवास सुझाव, श्रीनिवास जो थे, श्रीनिवास, इनके सुझाव को कहा गया श्रीनिवास। यहाँ मैं लिख देती हूँ ब्लैक से ही, श्रीनिवास सुझाव आया, श्रीनिवास सुझाव आया। इन्होंने क्या कहा, श्रीनिवास जो थे इन्होंने एक सुझाव दिया। इन्होंने कहा, श्रीनिवास ने कहा कि अल्प प्राण के नीचे एस चिन्ह होना चाहिए। जो अल्प प्राण होता है हमारे हिंदी शब्द में, उसके नीचे क्या होना चाहिए, अल्प प्राण के नीचे एस चिन्ह। इन्होंने अपनी बात रखी, अल्प प्राण के नीचे इस टाइप का चिन्ह। इसकी बात किसने कही थी, श्रीनिवास ने कही थी, श्रीनिवास जो इन्होंने अपना सुझाव दिया था। इस श्रीनिवास सुझाव कोई समिति नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक नाम है। श्रीनिवास नाम के एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने सुझाव रखा कि अल्प प्राण के स्थान पे क्या करें, इस टाइप का चिन्ह यूज करना चाहिए। ये जो आपका चिन्ह है ना, ये यूज करना चाहिए। और दूसरे जो आए थे सावंकर बंधु आए थे। सावंकर यानी कि उनका नाम क्या था, दो भाई थे, तो उनको कहा गया सावंकर बंधु, दो भाई थे। तो सावंकर बंधु ने क्या कहा था कि इन्होंने कहा कि 12 घड़ी, की 12 घड़ी की बात कही। यानी कि जो हमारा वर्ड होता है, जब हमारी 12 घड़ी होती है, क ख ग सॉरी क का की गु इस तरह से होता है। तो की 12 घड़ी की बात कही थी। 12 घड़ी की बात, तो ये दोनों बात रखी गई। अब क्या हुआ कि जो हमारी सभा बन चुकी थी, काशी नागरी प्रचारणी सभा, इसने क्या कर दिया, इन दोनों की बातों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, यानी कि अस्वीकार कर दिया। तो किसने अस्वीकार कर दिया, कब करा, अस्वीकार कर दिया, किसने, नागरी प्रचारणी सभा ने अस्वीकार कर दिया था। और ये कब करा था, 1945 में। 1945 में करा था। किसने करा था, नागरी प्रचारणी सभा ने। यहाँ पे लिख देते, थोड़ा चमक जाएगा। नागरी प्रचारणी सभा। इन्होंने अपना मत रखा कि हाँ ऐसा होना चाहिए। सावंकर बंधुओं ने अपना मत रखा यहाँ पे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, देवनागरी जो लिपि है उसमें ऐसा सुधार करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि ये जो सभा बन चुकी थी, इसने क्या कहा, इनकी दोनों के मत को अस्वीकार कर दिया और कहा कि ये नहीं होगा। तो यहाँ पर 1945 में हुआ था ये चीज़ें। और इसमें जो संबंधी प्रकाशन हुए थे, देवनागरी लिपि से संबंधित कुछ कुछ प्रकाशन हुए। इसमें एक बात और आती है कि सर्वप्रथम जो देवनागरी लिपि का प्रयोग करा था, यहाँ पे नोट लिख दीजिए, एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम मैंने कहा था ना, वो जो आपकी नागरी लिपि है, नागरी के अंतर्गत आपकी देवनागरी आ गई, गुजराती आ गई, और क्या था आपका कैची थी, और वहाँ पर आपकी वो क्या नाम था उसका, महाजनी थी, कैथी थी, राजस्थानी थी, वो किसमें थी, आपकी नागरी लिपि में थे। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम क्या करा गया, सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था,
ये करा था, सर्वप्रथम प्रयोग करा है गुजरात ने। कुछ क्वेश्चन बन सकता है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा है? गुजरात ने। इसके बाद क्या हुआ, ये तो आपकी सभा बनी थी, लेकिन इसके बाद कुछ कुछ बातें आई हैं जिसमें क्या हुआ, देवनागरी लिपि से रिलेटेड क्या बना है, देवनागरी लिपि से संबंधित प्रकाशन हुए, यानी कि प्रकाशित हुए, वो उनकी बात करेंगे। प्रकाशन, महत्वपूर्ण प्रकाशन, महत्वपूर्ण लिख देती हूँ, महत्वपूर्ण प्रकाशन, देवनागरी लिपि के महत्वपूर्ण प्रकाशन। एक जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था आपका मानव देवनागरी वर्णमाला। मानव 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 देवनागरी, सॉरी मानक, मानव देवनागरी, देवनागरी वर्णमाला, इसका प्रकाशन कब हुआ? मानव देवनागरी वर्णमाला, इसका प्रकाशन हुआ था आपका 1966 में। 1966 जो भी आपका इसके बारे में प्रकाशित हुआ था मानव देवनागरी वर्णमाला, उसका प्रकाशन कब हुआ? 1966 में। ये आपका था पहला। तो यहाँ पे 3 प्रकाशन हुए हैं, मानव देवनागरी वर्णमाला। फिर आता है हिंदी, देवनागरी लिपि व हिंदी वर्तनी मानकीकरण। देवनागरी लिपि व हिंदी वर्तनी मानकीकरण, ये हुआ था 1900, ये जो आपका हुआ है ये 1983 में हुआ है। ये हुआ है आपका 1983 में प्रकाशन हुआ है इसके बारे में। और एक जो तीसरा है वो आपका हो जाएगा हिंदी वर्ती का मानकीकरण। हिंदी, ये भी हिंदी वर्तनी का मानकी, हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें क्या होनी चाहिए, उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका जो हुआ था 1967 में हुआ था। इसका कब हुआ था? 1967 में हुआ था। तो ये 1967 में हुआ था। तो ये थे प्रमुख प्रकाशन। इसके बाद क्या होता है, एक आता है काका कालेकर समिति, यानी कि काका कालेकर भी अपना कुछ समिति लाते हैं। तो वो हमारा ये थोड़ा सा रही है, बाकी इसको देख लीजिए एक बार। ये थी हमारी सभा। अब हमारी आएंगी समितियाँ। तो एक दो समिति कहते हैं हिंदी से, यानी कि देवनागरी लिपि से रिलेटेड कुछ समिति बनाई गई थी। बाकी जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हमारी जो भी मंत्रालय हैं या चीज़ें हैं, वो क्या है मैं बाद में कराऊंगी, क्योंकि उन चीज़ों का आगे हम लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारी क्लास में थोड़ा सा क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। हम अपने जो हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं वो क्या है कवर नहीं हो पाएंगे। तो हम इन चीज़ों को बाद में रखेंगे। अभी हम लिपि से रिलेटेड कर रहे हैं तो हम लिपि करेंगे, उसके बाद हम वर्णमाला करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये हमारा था मानकीकरण से रिलेटेड। एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देती हूँ। फिर आती है हमारी समितियाँ और फिर हमारा क्लास समाप्त हो जाती है। तो ये था हमारा महत्व प्रकाशन, मानव देवनागरी वर्णमाला, देवनागरी लिपि व हिंदी वर्तनी मानकीकरण। ये दोनों तो आप इजीली याद कर सकते हैं। ये यहाँ पर देवनागरी जोड़ दिया है, ऊपर देखेंगे तो मानक देवकीकरण, देवनागरी वर्णमाला। वर्णमाला आप 1966, 1983 और 1967 ये आ जाएगा आपका। श्रीनिवास सुझाव जो दिया गया था अल्पपुराण के नीचे एस चिन्ह लगाने का और सावरकर बिंदु का आ की 12 घड़ी, इसे अस्वीकार कर दिया था नागरिक प्रचारणी सभा ने। काशी में हुई थी ये सभा, तो इसलिए इसे काशी नागरिक प्रचारणी सभा भी कहते हैं। और ये 1983 में बनी थी। इसने अस्वीकार कब करा? 1945, सॉरी 1893 में हुई थी और 1945 में इसने अस्वीकार कर दिया। अब चलते हैं आगे की ओर। कुछ समितियां हैं ऐसी, समितियां। तो यहाँ पे हमारी कुछ समितियां हैं, 2 समिति हैं, उनके बारे में देखते हैं। समितियां, तो 2 समितियां बनी थी इसमें। एक थी नागरी सुधार समिति, नागरी लिपि सुधार समिति। पहली जो थी वो क्या थी? नागरी लिपि, नागरी आप समझ रहे होंगे मैंने नागरी क्यों लिखा है। तो नागरी लिपि सुधार समिति, उसमें आपके सभी आते हैं सुधार समिति, नागरी वाले समिति
नागरी लिपि सुधार समिति, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1935 में की गई थी। और इसके जो वो थे संयोजक थे वो कौन थे? काका कालेकर थे। संयोजक थे इसके, संयोजक इसको संयोजक थे काका कालेकर क्या थे? इसके संयोजक थे। उसके बाद करेंगे दूसरी जो आपकी समिति आई थी वो थी आचार्य नरेंद्र देव समिति। आचार्य नरेंद्र देव समिति ना, आचार्य नरेंद्र देव समिति ये बनी थी आपकी 1947 में। 1947 हमारा देश ये बनाई थी यूपी सरकार द्वारा। तो यूपी सरकार द्वारा जो समिति का गठन किया गया था वो आचार्य नरेंद्र देव समिति थी। और नागरी लिपि सुधार समिति कहते हैं 1935 में थी। तो हमने सभा की बात करी तो हमारी जो थी वो थी काशी नागरी प्रचारणी सभा थी। और उसने क्या करा था? दो लोगों के मतभेद को खत्म कर दिया था। कब करा गया था? जो आपका टाइम पीरियड था उसके अकॉर्डिंग। और 1893 में वो बनी थी। और इन्होंने 1945 में उनके मत को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने अपना अपना जो मत रखा था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर आती हैं दो समितियाँ, इसमें नागरी लिपि सुधार समिति आती है और आचार्य देव समिति आती है। 1935 में बनती है। काका कालेकर उसके क्या होते हैं? संयोजक होते हैं। यूपी सरकार बनाती है तो 1947 होती है। इससे क्या होता है कि देवनागरी लिपि में जो भी सुधार किया था उसके बारे में। तो हमारी ये क्लास होती है आज यही ख़त्म। और हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में। फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे अब स्टार्टिंग से वर्णमाला। तो फिर हमारा वर्णमाला चलेगी, वहाँ पे हम वर्णों के बारे में पढ़ेंगे, फिर शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, शब्दों के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे भी और भी इंटरेस्टिंग क्लासेस होने वाली हैं। तो अभी आप जुड़े रहिए हमारी उत्तराखंड कोर्स के साथ। और बाकी आपको कैसी लगी क्लास आप कमेंट के सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं जल्द ही उत्तराखंड के जो भी नोट्स थे वो आपने उसमें अपलोड कर दूँगी। तो आप वहाँ पे करती रहूँगी इसी तरह से। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप उसको वहाँ पर देखते रहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे उत्तराखंड कोर्स में। तो तब तक के लिए अलविदा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।